गाजीपुर में डॉक्टरों का घोटाला, आजमगढ़ में नशेबाज स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, वेतन और नशा सब बन रहे हैं भक्षक। अब कौन बनेगा रक्षक? उत्तर प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू यानी आंशिक लॉकडाउन 31 मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पिछली बार भी उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा था, जिसमें कईयों का रोजगार प्रभावित हुआ था। उम्मीद है कि वो लोग इस बार सीख गए होंगे, क्योंकि इस बार कोरोना ने थोड़ी सख्ती के साथ दस्तक दी है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में करीब 2 करोड़ 65 लाख कोरोना संक्रमण के केस आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या 2,99,000 से कहीं ज्यादा है। अकेले उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े करीब 16,70,000 के आसपास है, तो वहीं मरने वालों की संख्या 18,900 से भी ज्यादा है। सबसे अच्छी बात है कि रिकवर होने वालों की संख्या 15.5 लाख से कहीं ज्यादा है। मरने वालों की संख्या 1,000 हो या 18,000 हो, जिंदगी सबकी अनमोल है, ये समझना जरूरी है। खैर, ये बात तो सरकार ने भी मान लिया है कि शुरुआत में ऑक्सीजन की कमी थी। फर्स्ट वेव में हमें ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई, लेकिन सेकेंड वेव में जितनी अधिक संक्रमण था, उतनी तेजी के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग भी बढ़ी और एक प्रकार से क्राइसिस से देखने को मिली। हम आभारी हैं भारत सरकार के, जिन्होंने हमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस उपलब्ध करवाई, वायुसेना के विमान उपलब्ध करवाए। वैसे अब उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से जो लड़ाई चल रही है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की रैंकिंग काफी अच्छी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों के साथ साथ अब नगरपालिका भी सड़क पर उतर चुकी है और लगातार सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। पिछले दिनों आपने हमारे एपिसोड में देखा था कि गाजीपुर के प्रमुख समाज सेवी संजय राय शेरपुरिया ने कहा था कि दयावान दानव बन गए हैं। उन्होंने ये बात शमशान घाट के ऊपर कही थी, शमशान घाट में हो रही अवैध वसूली के ऊपर कही थी। अब इस पर नगरपालिका सख्त हो गई है और शमशान घाट में जब लाशें जल जाती हैं और उसके बाद पर्ची मिलती है, उस पर नगरपालिका ने रोक लगा दिया है। और नगरपालिका का ये प्रयास है कि अब लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन मिले। जनपद गाजीपुर में एक तरफ जहां कोरोना की दूसरी लहर के खिलाफ जिला अधिकारी के नेतृत्व में सख्त लड़ाई लड़ी जा रही है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग का एक पोल खुल गया है। ये पोल ऐसा है जिसको देखकर आपकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा घोटाला कह सकते हैं इसे। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आपकी मुलाकात कराते हैं गाजीपुर के जीवन रक्षक से। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कई लोगों ने अपनों को खो दिया, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और कई अपनों की जान भी बचाई। मेरे साथ मौजूद हैं गाजीपुर के प्रमुख समाज सेवी अहमद जमाल। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपके साथ किस तरह की घटना घटी थी और उसके बाद किस तरह से आपने लोगों को जागरूक किया? देखिए, बहुत बड़ा हादसा हुआ है हमारे देश के साथ। इतना बड़ा हादसा है कि शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अपनों को न खोया हो। 1 अप्रैल के बाद से ही जो है, लोगों को कोरोना की जो वृद्धि दर थी वो अचानक बढ़ना शुरू हुई थी। और मेरी बहन इलाहाबाद में, जिसकी शादी हुई, और कई दिनों से बीमार थी, 8-10 दिनों से वो बीमार थी। और मेरी वालदा उस वक्त गई हुई थी लखनऊ। जब सुना कि बीमार है तो वालदा वहां पहुंच गई, उनकी सेवा किया। अभी तक ये महसूस नहीं हो रहा था कि कोरोना वापस आ चुका है। ये था कि कोरोना, लेकिन वो सेकेंड वेव का शुरुआत थी। तकरीबन 8-10 दिन के बाद जो है, जब वहाँ पे उनको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हुई तो हॉस्पिटल में लोग लेके गए, तो वहाँ पे कोरोना की जब जांच हुई तो वो पॉजिटिव निकल गई। पॉजिटिव निकली तो अब कोरोना पॉजिटिव, वो तो उस वक्त ऐसा लगा जैसे ये क्या हो गया। फौरन लोग लेकर के जो है पहुँचे लखनऊ, निकल गए लखनऊ के लिए।
अब उनसे संपर्क में मेरी माताजी भी थी, मेरी बहन बड़ी थी, वो भी वहीं इलाहाबाद में शादी हुई उनकी भी, वो भी वहीं थी। तो अब ये हुआ कि सबकी जांच कराया जाए। वो वहाँ पहुँच के एडमिट हो गई, छोटी बहन हमारी, और मेरी माताजी का दूसरे दिन जब जांच कराया गया तो वो भी संक्रमित, वो भी पॉजिटिव निकल आई। अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैंने सुना कि मेरी माताजी पॉजिटिव हो गई हैं, तो जैसे मेरे बदन से जो है किसी ने ताकत ही खींच लिया हो, मैं इतना डर गया। अब मुझे ये लगा कि 1 मिनट का भी लेट करना मुनासिब नहीं है। ना जानकारी कि कोरोना होता क्या है ये पता ही नहीं था उस वक्त तक। मैं डर गया, बिल्कुल डर गया। मैंने कहा फौरन उनको, मतलब मैंने जो है फौरन जो है कहा, जहाँ पे मेरी सिस्टर एडमिट थी, मैंने कहा कि वहीं जो है, वहाँ छोटा भाई मेरा मौजूद था, तो मैंने कहा कि बात किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई यहाँ भी एडमिशन हो जाएगा, भेजिए। मैंने माताजी को भी भेज दिया वहाँ पे। और आप यकीन मानिए, ये बहुत बड़ी गलती रही हमारी। होता क्या है ना, जब बड़े अस्पताल में तो सिर्फ बिल बन रहा है। कोरोना को बाद में हमने बहुत नज़दीक से जाना, जब माताजी की हमारी डेथ हो गई, जब एक ही दिन डेथ हुई। मेरी माताजी 3 बजे 13 तारीख को 3 बजे उनकी डेथ होती है, 14 तारीख को, और 14 ही तारीख को मेरी बहन भी जो है रात में 1-1:30 बजे उसका भी इंतकाल हो जाता है। 15 तारीख दिन तक एडमिट थी वो? 14 दिन एडमिट रही। अब ये होने के बाद एक बहुत बड़ी दूसरी मुसीबत हम लोगों के परिवार पे आके टूट पड़ी। वो ये हुआ कि सारे लोग संपर्क में आ चुके थे। अब मेरा एक भाई जो था जीशान, वो वहाँ पे लगा हुआ था दिन रात हॉस्पिटल में, और उसकी भी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी। अब जब हम लोग रात में 15 तारीख को वापस घर आए, और 16 को सबसे पहले हमने अपने छोटे भाई को भेज करके CRP और CT स्कैन कराया। CT स्कैन में 25 में 17 वैल्यू निकल आई, यानी कि मामला खतरे, इन्फेक्शन जो था वो चेस्ट के में, फेफड़े में पहुंच चुका था, और फेफड़ा अब जो है धीरे धीरे ऑक्सीजन को लेना कम कर रहा था। ये बहुत बड़ा खतरा होता है। कोरोना जान नहीं लेता, कोरोना नहीं जान ले सकता है। कोरोना गले में आया, गले से अगर नीचे नहीं गया तो वो खत्म हो जाता है। 14 दिन से 18 दिन के बीच में नेगेटिव हो जाएंगे आप। लेकिन अगर वो फेफड़े में उतरा तो वही हो गया था मेरे छोटे भाई के साथ। उसको फौरन जो है ले जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और 1 हफ्ता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहे। डॉक्टर नारायण पांडे जी का इलाज चला, और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। तो हम लोगों ने फिर हमारे एक मित्र हैं कैलकाटा में, उनसे बात किया, तो उनके पास कंसंट्रेटर था। विभूति में रख करके उन्होंने जो है मेरे पास कंसंट्रेटर भेजा, फिर कंसंट्रेटर लग गया। तो इसमें मेन जो होता है, मेन जो सबसे मेन अहम चीज़ है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर लगातार मिल रहा है और दवाएं चल रही हैं, दवाएं तो सारे डॉक्टर वही लिखते हैं, थोड़ा फार्मूला वही होता है, नाम ऊपर नीचे हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तो उसमें स्टेरॉयड और ये वगैरह चली, लेकिन कमजोरी उसको बहुत थी। और इसमें मेन डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो एनर्जी मिली, ऑक्सीजन मिल गई, और दवाएं मिल गई, एंटीबायोटिक। निमोनिया धीरे धीरे खत्म हुआ, और मेरा भाई सही होके मेरे घर आ गया। लेकिन अभी बात यहीं से खत्म नहीं होती है। जिसको 17 इन्फेक्शन था, लेकिन अब और भी जो घर में लोग थे हमारे, अब सबकी जांच हम लोगों ने कराना शुरू किया। ज्यादातर लोग पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि अगर आप संपर्क में आते हैं कोरोना पॉजिटिव के, तो संभावना 80% से 70% संभावना है 80% की संक्रमित आप भी हो जाएंगे। अब जैसे मैं भी पॉजिटिव आया, लेकिन मुझे एक खांसी भी नहीं आई, लक्षण नहीं थे आपके? लक्षण नहीं आया, कोई सिम्टम नहीं था। मेरा भाई फहीम, उसको कोई सिम्टम नहीं आया, लेकिन मेरी वाइफ भी पॉजिटिव थी, उनको सिम्टम आ गया। मेरे छोटे भाई की वाइफ को भी सिम्टम आ गया। पॉजिटिव होना बीमारी नहीं है, बात को समझिए। और ऑक्सीजन लेवल घटना, इसका मतलब है कि आप उस स्टेज पर पहुंच गए हो जहां खतरा है।
अगर पॉजिटिव हो करके तो 70% लोग सही हो जाते हैं, सिम्टम ही नहीं आता। तो पॉजिटिव होना कोई बीमारी नहीं है। कोरोना का इन्फेक्शन आपके बॉडी में अगर स्टार्ट हो करके उसने आपके फेफड़े को डैमेज कर दिया, तभी ऑक्सीजन लेवल घटता है। मतलब आपके साथ जो घटना घटी, जब कई ऐसे पेशेंट देखने को मिले हैं जिनका ऑक्सीजन डाउन होना जब शुरू हुआ है, तो वो घबरा गए हैं, उनके परिजन घबरा गए हैं, ऑक्सीजन ढूंढने लगे हैं, और कई जगह तो ऐसा हुआ है कि वेंटिलेटर के लिए लोग परेशान होने लगे हैं, अपने गांव, अपने शहर को छोड़ के दूसरे बड़े शहरों में भागना शुरू किए हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती हुई है। अच्छा। यही सबसे बड़ी गलती हुई। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन लेवल गिरा, इन्फेक्शन 15 ही है, 16 ही है, और ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा, उसका आ गया 80 पे। अब पेशेंट के घर वाले और पेशेंट समझ नहीं पा रहा है कि ये गिर क्यों रहा है। उसको ये लग रहा है कि अरे ये तो गिर गया, अब तो मेरा पेशेंट जल्दी से भागो लेके, जल्दी से अब वो अगर कहीं लेके सफर में निकल गया, सीढ़ी उतार दिया या एम्बुलेंस में लाद के लेके चला गया लखनऊ, तब तो उसका सारा जो एनर्जी है वो तो खर्च हो गई। और अब एक घबराहट भी हो जाती है, जैसे आप पेशेंट से कहोगे ये तो खतरे में आ गया, तो एक साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान कहता है कि पेशेंट घबरा जाता है, अरे अब तो लग रहा है कि दिक्कत में हम आ गए। बस यही सबसे बड़ी मुसीबत बनती है। ज्यादातर लोग जो है सफर में ही गए हैं। कई लोगों का कहना है कि आपके एडवाइस से कई लोगों की जान बची है। देखिए, जैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही बात मैंने सभी लोगों को जो है, जिसको भी मैंने सुना कि हमारे रिश्तेदारों में, हमारे जानने वालों में, दोस्तों में, जहाँ भी मैंने सुना कि फलां व्यक्ति बीमार हुआ है, तो मैंने उसको कंसल्ट किया है और 2-3 चीजें बस बताई है उसको। जैसे कि एनर्जी लेवल को बचाइए, 1 कदम 1 किलोमीटर के बराबर है, आप ये गलती मत दोहराइएगा। इन्फेक्शन लेवल की तुरंत जांच कराइए ताकि पता चले कि किस लेवल का इलाज डॉक्टर को शुरू करना है। ये मैंने बताया लोगों को। और ये भी बताया कि डाइट इसमें बहुत मायने रखती है। बेहतरीन डाइट दीजिए, बेहतरीन भोजन दीजिए, बेहतरीन खाना दीजिए। और मेंटल डाइट क्या है? पेशेंट को ये मत बताइए कि पेशेंट ये ना समझे कि कोरोना हो गया, महामारी है, अब हम भी इसमें जाने वाले हैं। उसको ये मत बताइए, उसको कहिए कि कोरोना में इतना इन्फेक्शन किया है और बेहतरीन इलाज हो रहा है, तुम बढ़िया से खाओ पियो, ऑक्सीजन उसको दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो अगर ऑक्सीजन मिल जाए, बेहतरीन डाइट मिल जाए, मेंटल सपोर्ट मिल जाए और अच्छे डॉक्टर का नुस्खा मिल जाए, तो मैं जानता हूं कि शायद कोरोना से मरने वालों की तादाद मतलब बहुत मतलब 1% भी ना होगी। और अगर ये नहीं मिला, इसमें से कोई एक चीज भी गड़बड़ाई, ऑक्सीजन गड़बड़ाएगी तो भी जान जा सकती है। अगर मेंटल प्रेशर पे आ गया पेशेंट तो भी जा सकता है। खूब आप उसको खिलाई पिलाई, लेकिन वो डर गया, दिक्कत हो जाएगी उसको। अगर ऑक्सीजन नहीं देते हैं आप, लैट्रिन से आया है वो, उसकी एनर्जी खर्च हो गई है और ऑक्सीजन फेफड़ा काम ही नहीं कर रहा है, तो भी जा सकता है वो। मतलब यदि कोरोना संक्रमण से बचना है, जान बचानी है, तो जागरूक बनना है, दिमाग का प्रयोग करना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है, तब जाके आपकी डॉक्टर के साथ साथ आपका जो पेशेंट का जो अटेंडेंट है, हाँ, उसका बहुत बड़ा रोल है। उसका बहुत बड़ा रोल है। जागरूक होना उसका बहुत जरूरी है। घबराना नहीं। घबराएंगे तो कोरोना आपको हरा देगा। और अगर आप नहीं घबराएंगे, देखिए हम लोग हारे, कैसे हारे? हमारे यहाँ जब ये कैजुअलिटीज हुई तो मैं जानता ही नहीं था। जब मैंने सुना कि कोरोना हो गया तो मेरी टांग कांपने लगी, तो मैं सोफे पे गिर गया। और फिर बाद में जब मेरे घर में कोरोना होना शुरू हुआ तो हम लोगों ने कहा, अच्छा तुम्हें भी हो गया कोरोना? वेरी गुड, कोई बात नहीं। मतलब हमने फिर माहौल को हल्का किया घर में। आपके साथ जो घटना घटी उससे आपने बहुत कुछ सीखा। हाँ, बहुत कुछ सीखा और बहुत लोगों की जान बचाई। अब भाई हमारे परिवार में मेरी मदर इन लॉ को 20 इन्फेक्शन था। मेरे बहरियाबाद का एक लड़का है अनस, उसको 25 में 22 इन्फेक्शन था। मैंने अपना कंसंट्रेटर देके उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया और नारायण पांडे को ही दिखाया। डॉक्टर नारायण पांडे का इलाज चला, 25 में 22 इन्फेक्शन था, वो सही हो गया। ईद के एक दिन पहले चला गया बहरियाबाद। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास। तो
ये बहुत बड़ी सीख है और बहुत आपने लोगों को जागरूक किया, आप खुद जागरूक बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। एक तरफ जहां सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर सख्त है, जहां तमाम संगठन, तमाम समाजसेवी कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार हैं, कि दूसरी तरफ गाजीपुर के स्वास्थ्य विभाग में एक नया कांड हो गया। जी हाँ, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और पूरी बात आपको बताते हैं। गाजीपुर के 6 सरकारी डॉक्टर महीनों से गायब हैं, लेकिन नियमित अपना वेतन ले रहे हैं। इन 6 डॉक्टरों में से एक जिला अस्पताल के डिप्टी सीएमओ भी हैं। वो तो 1 साल से गायब हैं, लेकिन वेतन लेने में हमेशा तैयार रहते हैं। ये खुलासा हुआ है ट्रेजरी ऑफिस के उस रिकॉर्ड से, जिसको गाजीपुर के जिलाधिकारी एमपी सिंह ने मंगवाया। गाजीपुर के जिलाधिकारी एमपी सिंह ने जनपद में तैनात सभी डॉक्टरों की सूची मंगवाई और साथ ही ट्रेजरी ऑफिस से सैलरी की सूची भी निकलवाई। जब उन्होंने कंपेयर किया तो वो भी दंग रह गए कि ये क्या, 6 ऐसे डॉक्टर हैं जो गायब हैं, लेकिन उनकी सैलरी निकाली जा रही है, उनकी सैलरी उनको दी जा रही है। एक तरफ कोरोना संक्रमण की इस लड़ाई में स्वास्थ्य कर्मियों की अहम भूमिका है, जगह जगह पर स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर के स्वास्थ्य विभाग का ये दृश्य सबको आश्चर्यचकित कर देता है। गाजीपुर में आपने ऑक्सीजन सिलेंडर की लड़ाई तो देखी ही होगी पिछली खबरों में। अब थोड़ा उन 6 डॉक्टर्स का नाम भी जान लीजिए जो महीनों से लापता हैं और तनख्वाह उतार रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन मिश्र, डॉक्टर प्रवीण मिश्र, पंकज पांडे, शांतनु मिश्र, डॉक्टर राहुल और डॉक्टर महीधर लाखों रुपए वेतन का लाभ ले रहे हैं। पड़ताल में पता चला कि डॉक्टर मनमोहन मिश्र 1 वर्ष से तो अन्य करीब 4 महीने से गायब हैं। इस मामले में गाजीपुर के जिलाधिकारी एमपी सिंह ने कहा कि ट्रेजरी से निकाली गई सैलरी सूची से मालूम हुआ कि 6 गायब डॉक्टर को भी नियमित वेतन जारी किया जा रहा है। सीएमओ से इस संबंध में ब्यौरा तलब करते हुए लिखित जवाब मांगा गया है। सभी गायब डॉक्टर और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीरें जनपद आजमगढ़ की हैं और ये हैं आजमगढ़ मंडल के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत। ये आजमगढ़ सदर जिला अस्पताल पहुंचे। इन्होंने वहां का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई खामियां मिली, कई डॉक्टर और स्टाफ नदारत मिले, तो वहीं एक लैब टेक्नीशियन नशे में धुत मिला। मंडलायुक्त नाराज हुए और उन्होंने कहा कि जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि गाजीपुर में डॉक्टर्स की लापरवाही हमने आपको बताई। अब आजमगढ़ भी इस मामले में पीछे नहीं है। मैंने आज एक यहाँ पे इंस्पेक्शन किया था, तो इंस्पेक्शन में साफ सफाई तो खैर ठीक मिली है, लेकिन एलटी जो यहाँ तैनात हैं वो लोग ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से इस समय मतलब अनधिकृत रूप से गायब रहते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एसआईसी साहब को कहा है, उन सब की लिस्ट तैयार करेंगे कहाँ हैं, किधर हैं, और जो अनधिकृत रूप से जो है एब्सेंट होंगे, हाँ, जो अनधिकृत रूप से एब्सेंट होंगे उनका वेतन रोका जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा एक एलटी यहाँ पे पाए गए जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय इंटॉक्सिकेटेड स्टेट पे हैं, तो उनका मेडिकल कराने के लिए कह दिया गया है। और यदि मेडिकल में ये सही में पाया जाता है कि वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में होंगे तो उनकी सेवाएँ समाप्त की जाएंगी। और उसके अलावा कुछ यहाँ पे जो पैथोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि अगर कुछ और मशीन मिल जाए तो उनको जांच करने में और ज़्यादा सुविधा होगी। तो मैंने एसआईसी साहब से अनुरोध किया है कि वो सब मशीन की लिस्ट बना लें और वो सीएमओ साहब को दे दें। मैं जिलाधिकारी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो उनके पास इस समय फंड्स अवेलेबल हैं उससे वो मशीन खरीदवाएँ, जिससे कि यहाँ पर मरीजों का और अच्छा इलाज हो सके। सर, आपका औचक निरीक्षण कुछ कमियाँ पाई गई? मैंने आपको बता दिया कमियां क्या क्या थी। देखिए, कमियों में एक वो एलटी के बारे में बताया था, एक इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में एक एलटी मिले थे उनके बारे में बताया था। जानकारों का कहना है कि ये बहुत बड़ी घटना है और इसमें कई अधिकारी शिकंजे में आ सकते हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जांच में आगे क्या होता है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बहुत ज़्यादा खतरनाक है और तीसरी लहर और भी खतरनाक हो सकती है, लेकिन अभी भी देखने को यही मिल रहा है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं
जो सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो सतर्क हो जाइए और सावधान रहिए, क्योंकि यही आपके जीवन की रक्षा कर सकता है। हमारी अगली रिपोर्ट इसके ऊपर भी होगी। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जागरूक बनिए। देखते रहिए एबीटी न्यूज। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।